नमस्कार। आज मैं आपको बजट के बारे में बता रहा हूँ। बजट हाल ही में पास हुआ है 2024 बजट का 23 जुलाई को बजट पास हुआ है। हालाँकि हर साल हमारा बजट 1 फरवरी को पास होता है, लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव की वजह से हमारा बजट 23 जुलाई को पास हुआ है। तो 23 जुलाई को जो बजट हमारा मार्च तक के लिए पास हुआ है, उसमें कहाँ-कहाँ से पैसा आएगा, किन सेक्टरों से, किन सेक्टरों में हमारा पैसा खर्च होगा, इस तरह का बजट पास हुआ। हालाँकि इस तरह का बजट हर देश का होता है, हर घर का होता है, तो अपने घर का भी आप बजट बना सकते हैं और ये देश का भी बजट है। तो देश के बजट को समझते हैं। टोटल 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है। इस 48 लाख करोड़ रुपए हम चेक करते हैं कहाँ-कहाँ से आता है। तो सबसे ज़्यादा इस सरकार की आय कहाँ से होती है? ये कमाई का आय और व्यय करना ही हमारा बजट है। आय कहाँ से होती है और सरकार की व्यय कहाँ से है? तो देखिए सर्वाधिक आय हमारी इनकम टैक्स से होती है। आयकर जो लोगों की इनकम है उसमें टैक्स लगाया जाता है सैलरी में, तो हमारा 19% सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स आ रहा है। 19% टोटल जीडीपी का 19% हमारा इनकम टैक्स से आ रहा है। जीएसटी से 18% मिल रहा है। टोटल जीडीपी का 18% हमारा कहाँ से आ रहा है? जीएसटी से आ रहा है। कारपोरेट टैक्स से 17%। ये 3 जो मेजर सेक्टर है जहाँ से हमारे देश की इनकम हो रही है, तो ये आपका 3 मेजर सेक्टर हो गए, आयकर, जीएसटी और कारपोरेट टैक्स, जो टोटल 48 लाख करोड़ लगभग टोटल 48 लाख करोड़ रुपए की इनकम हो रही है। ये हो गई इनकम की बात। हालाँकि और बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ से पैसा आ रहा है, छोटे-छोटे सेक्टर हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं बता रहा हूँ सरकार की व्यय। सबसे ज़्यादा सरकार पैसा कहाँ खर्च करती है? राज्य सरकार का हिस्सा। हर राज्य का अपना एक हिस्सा होता है, क्योंकि केंद्र सरकार को जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है राज्यों से ही तो हो रहा है, तो राज्यों का हिस्सा भी तो बनता है। तो राज्यों का टोटल 21% टोटल जीडीपी का 21% राज्यों को दिया जाता है। इस साल के बजट में आप सुन रहे होंगे समाचार में कि सबसे ज़्यादा बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया जा रहा है। तो राज्यों का हिस्सा सबसे ज़्यादा बिहार और आंध्र प्रदेश को इस साल दिया गया है। क्यों दिया गया है उसका रीज़न आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको फिर बाद की बात है। तो सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से जा रहा है हमारा खर्च? राज्यों के हिस्से में, ये तो अच्छी बात है। दूसरा सबसे खराब बात है जो देश के लिए, ब्याज पर खर्च। सरकार अगर कोई खर्च करना चाहती है किसी सेक्टर में, पैसे है नहीं, तो सरकार किसी देश से उधार लेती है और उस पर फिर जो उधार लिया गया उसका जो ब्याज बनता है, तो ब्याज चुका रही है 19%। मूलधन तो अभी पड़ा ही है, ब्याज चुका रही है 19%। सोचिए 19% ब्याज में जा रहा है हमारा पैसा। और तीसरा है सरकारी केंद्र सरकार की योजनाओं पर। ये तो चलो योजनाओं पे खर्च हो रहा है 18%। जो केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं उनमें 18% पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन ये 19% जो पैसा खर्च हो रहा है इंटरेस्ट पे, इसे ध्यान रखिए। मूलधन तो भी रहा ही, 19% ब्याज में ही चला जा रहा है पैसा। और उसके बाद सब्सिडी में जा रहा है हमारा पैसा। टोटल जीडीपी का 6% सब्सिडी में जा रहा है। सब्सिडी किस किस सेक्टर में दी जाती है इसे आप समझ सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, एलपीजी का आप नाम सुने होंगे बहुत ज़्यादा। एलपीजी में सब्सिडी दी जाती है। साथ में पीएम गरीब कल्याण योजना, टोटल 80 करोड़ लोगों को या दिया, सब माने फ्री में अनाज दिया जा रहा है। ये 5 साल के लिए इसी बजट में बढ़ाया गया है। 5 साल के लिए इसी बजट में बढ़ाया गया पीएम गरीब कल्याण योजना को, जो फ्री में गेहूँ चावल मिल रहा है। सरकार 20 रुपए किलो 30 रुपए करीब खरीदती है और फ्री में देती है। तो जो पैसा है तो सब्सिडी हमारा इस सेक्टर में जा रहा है। दूसरा हमारा तीसरा देखिए पूंजीगत व्यय, ये बहुत जरूरी चीज है। इसमें अगर जिस दिन सरकार का पैसा बढ़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सुधरेगा, व्यवस्थाएं सुधरेगी। इसमें सरकार को अपना व्यय बढ़ाना चाहिए और इसमें पीपीपी मॉडल को भी बढ़ावा देना चाहिए। ये पूंजीगत व्यय क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए पूंजीगत व्यय क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पे सरकार रोड बनाई, तो रोड से क्या है कि लोगों का आना जाना आसान हुआ, लोग वहाँ से अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो उससे सरकार की इनकम बढ़ेगी। तो ये पूंजीगत व्यय हुआ। कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लगाना है, कंपनी लग रही है, वहाँ से जो इनकम हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, सेलिंग हो रही है, तो ये पूंजीगत व्यय है। ये खर्च जो है बेकार नहीं जाता, इससे उत्पादन होता है, यानी बढ़ता है यहाँ से उत्पादन, निर्माण होती है पूंजी की। पूंजी लगा रहे हैं तो पूंजी का निर्माण होगा। अब मान लीजिए पूंजीगत व्यय जो नहीं है तो कैसे सब्सिडी में पैसा दे रहे हैं, वहां से क्या निर्माण हो रहा है?
आप एलपीजी में सब्सिडी दे दिए, हालांकि लोगों को राहत दे रहे हो ऐसा नहीं है। जो लोग गैस नहीं खरीद पा रहे हैं तो गैस खरीद रहे हैं, गैस भरवा रहे हैं, तो महंगी चीज़ों को सस्ती दे रहे हो, लोगों को सुविधाएं दे रहे हो, लेकिन वहां से पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा है। तो पूंजीगत व्यय को स्थिर रखा है सरकार इस साल, और ये आपका पीपी मॉडल के तहत इसको और बढ़ाना चाहिए। तो ये रहा आपका व्यय, इन जगह में व्यय हमारा खर्च होता है। और एक सबसे ज़्यादा आप सुने होंगे, राजकोषीय घाटा। सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% है। ये राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। राजकोषीय घाटा, मान लीजिए सरकार की आय हुई कितनी, 100 में से 95 रुपए, 100 में से 95 रुपए, और सरकार को खर्च करना है 100 रुपए, तो 5 रुपए तो सरकार के पास नहीं है, तो सरकार कहीं से उधार लेगी और खर्च करेगी 100 रुपया, और आय उसकी 5 रुपए हुई, यानी 5 रुपए का जो उसका हुआ तो उधार लेने की व्यवस्था है। तो ये है आपका राजकोषीय घाटा। तो 4.9 मान सकते हैं 5। सरकार की आय हुई 100 रुपया, सरकार खर्च कर दी 105 रुपये, जो 5 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्च हो रहा, वही भारत का क्या है, राजकोषीय घाटा। ये जितना कम से कम होगा उतनी अच्छी बात है, राजकोषीय घाटा ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और इस साल एक स्पेशल व्यवस्था की गई, देखिए परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी पे उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षेत्र में, ये जो परमाणु ऊर्जा है, अभी इसमें निजी कंपनियों को वो नहीं बुलाया गया था। अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां, विदेशी कंपनियां, निजी कंपनियां आके इसमें निवेश कर सकती हैं, और खासकर पीपीपी मॉडल के तहत निवेश कर सकती हैं। और इससे क्या होगा, देश में ऊर्जा की मात्रा की आपूर्ति होगी, अच्छी से भरपाई होगी। परमाणु ऊर्जा से बिजली बनती है, न्यूक्लियर एनर्जी से उत्पादन क्षेत्र में निजी क्षेत्र यानी पीपी मॉडल को बढ़ाया गया, पहली बार बजट में किया गया है। अभी परमाणु ऊर्जा में निवेश को आमंत्रित नहीं किया गया था, निजी निवेश को अब खोल दिया गया है। परमाणु ऊर्जा में भी लोग अपना पैसा लगा के एनर्जी बना सकते हैं पीपी मॉडल के तहत। दूसरी सबसे बात, जैसे मैं आपको बताया, पीएम गरीब कल्याण योजना पहले ही बताया है कि 5 साल के लिए बढ़ा दी है, और फ्री में बढ़ाया है, फ्री में, पैसा नहीं लगेगा, 5 साल तक कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, फ्री में गेहूं चावल जिनको मिलता है, हर व्यक्ति को तो नहीं मिलता है। लगभग भारत की आबादी मान लो 140 करोड़ है, तो 140 में से लगभग, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लगभग 80 करोड़ लोगों को ये फ्री में गेहूं चावल मिल रहा है। तो ये रहा है आपका, गेहूं चावल लेने की व्यवस्था हो गई है सरकार की तरफ से, पीएम गरीब कल्याण योजना। और एक सबसे बेहतरीन एक काम शुरू किया गया है, देखिए मिशन वात्सल्य योजना, ये 2009 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो मिशन वात्सल्य योजना के तहत आपको सरकार ने एनपीएस की सुविधा दे दी है। देखिए एनपीएस अभी सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारियों का एनपीएस कटता था, अब सरकार बोली है जो 18 साल से कम के लोग बच्चे हैं, उनमें भी एनपीएस हम जमा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्कीम है, आप भी पैसा इसमें जमा करा सकते हैं। पैसा जमा कराने की अच्छी सुविधा है, जिनके पास पैसा है, बच्चे हैं उनके घर में छोटे 18 साल से कम, तो उनके नाम पे एनपीएस आप जमा कर सकते हैं। अभी ये योजना शुरू होने वाली, बजट में कहा गया है, अभी शुरू नहीं हुई है, अब शुरू होगी। ये रहा बजट का हमारा एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताने का है, तो बहुत सारी बजट देखिए एक मकड़ जाल है, मकड़े का जाल होता है ना, ऐसे डेटा है, ऐसी सारी चीज़ें बहुत सारी, इसमें मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताया हूँ। और एक और स्पेशल बात आपसे मैं बताना चाहता हूँ, तो जो हमारा ये बजट इस साल पास किया गया है, इसमें कौन कौन सी क्या होता है, हर साल जब बजट पास होता है कुछ चीज़ें सस्ती होती है, कुछ चीज़ें महंगी होती है। तो इस साल हमारी क्या सस्ती हुई है और क्या महंगी हुई है, इसको देखते हैं। तो जैसे सस्ती चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा कुछ तो सस्ता हुआ है, मोबाइल फ़ोन सस्ता होगा, उसका चार्जर सस्ता होगा, मोबाइल फ़ोन की बैटरी सस्ती होगी, चमड़े की वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं होगी, कैंसर की दवाएं सस्ती होगी, सोना चांदी भी कुछ सस्ता होगा। और एक यहाँ देखिए 25 अहम मिनरल्स खनिज सस्ते हो रहे हैं, और एक्सरे उपकरण और बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना मैं आपको लिखा हूँ। एक्सरे के उपकरण सस्ते हुए हैं, इतने सारे चीज़ें सस्ते हुए हैं, तो कुछ महंगा हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं महंगा क्या हुआ है। पीवीसी प्लास्टिक यानी जो पाइप, कुर्सी, ये पीवीसी से जितनी भी प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें हैं ये महंगी हो जाएंगी। टेलीफोन उपकरण, टेलीफोन के जितने भी उपकरण थे वो सब महंगे हो जाएंगे। और अमोनियम नाइट्रेट महंगा होगा। और साथ में 10 लाख से महंगे लग्जरी सामान,
10 लाख से महंगे जितने भी लग्जरी सामान थे वो सब महंगे हो जाएंगे। तो ये रहा सस्ता और महंगा होने का क्राइटेरिया। टोटल 48 लाख करोड़ रुपए इनकम हो रही। खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है, सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ हो रहा है, राजकोषीय घाटा क्या है, परमाणु एनर्जी में सेक्टर खोला गया है पीपी मॉडल के लिए, तो वात्सल्य योजना क्या है, और साथ में गरीब कल्याण योजना के साथ क्या घटना घटी है, उसको 5 साल के बढ़ाया गया है, फ्री में दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बताने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको देखिए पसंद आया हो, ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब किए, साथ में इस चैनल को शेयर भी करने का प्रयास करें। उससे क्या होगा कि मैं अगर किसी न किसी माध्यम से आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। चलिए, थैंक यू।